स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स चैप्टर क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल्स के अंदर हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी का एंड कॉन्ग्रुएंसी का। क्लास 9 के अंदर बेसिकली आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर आप क्लास 10th में जाएंगे तो फिर आपको क्या पढ़ना होगा? सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। दो चीजें हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसे हम एक बार देखेंगे। और फिर यहां पर हम देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं कि कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे होगा, ये भी हम इसमें देखेंगे आज, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। क्लास 9 ट्रायंगल्स का टॉपिक है। सबसे पहले आप देख लीजिए कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है एंड देन फिर सिमिलैरिटी देख लीजिएगा। दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तब जब उनका शेप सेम हो। दो फिगर्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनका शेप सेम हो, ठीक है। तो उनका शेप सेम होगा मतलब कि अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा वाला अगर मान लीजिए आपने स्क्वायर कह दिया तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकता। शेप सेम होना सबसे पहले कंडीशन आपको बताया गया, तो शेप तो सेम है नहीं। जब शेप सेम नहीं है मतलब इनके अंदर कॉन्ग्रुएंसी का कोई चांस है ही नहीं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको करना क्या है? कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको शेप को सेम करना पड़ेगा। शेप आप सेम कर देंगे, उसके बाद फिर दूसरी चीजें आप देखेंगे यहां पर। तो अगर एक ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल हो गए मतलब फिर आप आगे बढ़ सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बाकी क्राइटेरिया की तरफ। अगर एक फिगर दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या होगा? शेप सेम होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, शेप सेम हो गया, तब आपको उसमें क्या देखना होगा कि आपका एक फिगर दूसरे के ऊपर रखने के बाद क्या होना चाहिए? ओवरलैप होना चाहिए। ओवरलैप होने का क्या मतलब हुआ? यानी कि जैसे देखिए ये जो है ना, ये मेरा हाथ हो गया, ठीक है, ये भी मेरा ही हाथ है ऑब्वियसली, है ना। तो अब इन दोनों को अगर ऐसे रख दिया जाएगा तो ये क्या कर देंगे? ओवरलैप कर देंगे, है ना। तो जब ओवरलैपिंग होती है दो फिगर्स के बीच में तो वो दोनों फिगर्स क्या होती हैं? 100% आइडेंटिकल होती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट शेप्स 100% आइडेंटिकल होते हैं ना। उसमें आपको पीछे का कोई हिस्सा दिखेगा, है ना उनका कोई साइड कोई डायमेंशन बढ़ा हुआ दिखेगा। कंप्लीटली क्या होते हैं? ये ओवरलैप कर जाते हैं, ऐसी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसमें देखिए शेप तो सेम होना मस्ट है। ओवरलैप होगा अगर आपको पिछला हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, शेप तो सेम होना मस्ट है। उसके बाद देखिए इनका साइज भी सेम है ना। अगर मान लीजिए कि ये जो मेरा हाथ है, ये एक तो मेरा हाथ हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ये मेरा दूसरा हाथ ना हो, एक छोटे से बच्चे का हाथ हो, तो वहां पर क्या होगा? वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करता है, इस वजह से वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बनेगा। आगे समझ में? तो सबसे पहले शेप सेम होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, उसके बाद फिर साइज शेप सेम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि उनका शेप सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? उनका साइज सेम होना चाहिए। अगर दो फिगर्स के अंदर ये पाया जाए कि उनका शेप भी सेम हो जाए, उनका साइज भी सेम हो जाए, तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये ए बी सी है, डी एंड ई एंड एफ है, तो यहां पर आपको कहना है कि शेप तो सेम है ही है, साइज सेम हो जाए, तो इसमें आपको दो चीजें कहनी होंगी। एक आप कहेंगे इसमें एंगल सेम हो जाए, दूसरा आप इसमें कहेंगे साइड सेम हो जाए, ठीक है। तो अब अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो उसमें शेप तो सेम हो गया, साइज भी सेम होना चाहिए, यानी एंगल्स इसके इक्वल होने चाहिए। कौन से एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगेन कॉरस्पॉन्डिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं? वापस से ओवरलैप करते हैं, है ना। तो वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा कि कॉरस्पॉन्डिंग कैसे देखते हैं। अच्छा, आ जाइए यहां पर एंगल ए आपका एंगल डी के इक्वल हो जाए दो ट्रायंगल्स के बीच में, एंगल बी आपका एंगल ई के इक्वल हो जाए, एंगल सी आपका एंगल एफ के इक्वल हो जाए। अगर एंगल्स इक्वल हो गए कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गई। अच्छा, साइड इक्वल कर लीजिए। साइड में क्या हो जाएगा? ए बी आपका इक्वल हो जाए डी ई के, और आपका ए सी इक्वल हो जाए डी एफ के, और आपका बी सी इक्वल हो जाए ई एफ के। ये कंडीशंस अगर पाई गई तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आ जाइए थोड़ा सा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखने के लिए, है ना। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये 10th में है, 9th में नहीं है।
बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूं इसलिए क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी थोड़ा सा आपको करना चाहिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं सिमिलैरिटी के अंदर क्या होता है। सिमिलैरिटी के अंदर भी वही सेम कंडीशन है, यानी कि आपका एक फिगर ऐसा हो जो किसी दूसरी फिगर के जैसा दिखना चाहिए। ये हो गया, यानी कि एक अगर ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रायंगल है दूसरा स्क्वायर करो आप, रेक्टेंगल करो या सर्कल करो, ऐसा नहीं हो सकता। एक अगर ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी क्या कंडीशन है, इसमें भी शेप क्या हो, सेम हो। लेकिन इसमें जो है, इसमें आपका साइज सेम हो या ना हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ना। तो इसमें कंडीशन है क्या, कंडीशन इसमें यह है कि एक तो आपका शेप सेम हो जाए, दूसरा साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जब छोटा बड़ा हो सकता है तो कंपैरिजन आप करोगे, छोटा बड़ा है तो कितना छोटा बड़ा है, हो सकता है कि एक जो है हाफ हो दूसरा उसका डबल हो जाए, एक 1 है दूसरा उसका 2 हो जाए, है ना। यानी कि साइड्स का या एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, साइड्स का रेशियो सेम हो जाए, है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, इक्वलिटी, 100% इक्वलिटी मस्ट नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए, छोटा बड़ा हो सकता है ना। तो यहां पर साइज के अंदर आपको क्या देखना है, एंगल्स देखने हैं, एंगल्स देखने हैं, और यहां पे भी साइड्स देखनी है, साइज के अंदर साइड्स देखनी है। देखिए यहां पर भी आपने एंगल देखा, साइड देखा, यहां पे भी एंगल देख रहे हैं, साइड देख रहे हैं। यहां पे एंगल इक्वल होना चाहिए था, यहां पे भी एंगल इक्वल चलेगा, यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के। आप इसको भी वैसे ही नेम दे दे रहे हैं, ए बी सी एंड डी ई एंड एफ, है ना। तो एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। और आप साइड्स में क्या लोगे, देखिए एंगल तो इक्वल होना चाहिए, अगर एंगल इक्वल नहीं होगा तो शेप तो सिमिलर होगी ही नहीं। आप इसी को मान लीजिए, सपोज दैट ये एंगल आपका 45 है और ये एंगल आपका फॉर एग्जांपल 90 है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बताइए कहां से सेम हो जाएगा। यानी कि एंगल आपका इक्वल होना चाहिए, अगर एंगल इक्वल होगा तो शेप आपका सेम हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम आइडेंटिकल शेप बनेगा। लेकिन आपका अगर एंगल इक्वल नहीं है तो वो सेम बनेगा ही नहीं, चांस ही नहीं है सेम बनने का। ठीक है, तो आपका एंगल सेम होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि आपका साइड जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, यानी साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और सिमिलरिटी क्या होता है। थोड़ा सा और इसमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं यही एग्जांपल लूं, हाथ वाला एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, तो मेरा दोनों हाथ है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक को दूसरे के ऊपर रखूंगा, ओवरलैप करूंगा, कुछ भी अलग से नीचे नहीं दिखेगा, ये कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी का। लेकिन अगर एक मेरा हाथ है, दूसरा किसी छोटे बच्चे का हाथ है, भाई 5 फिंगर्स मेरे हाथ में भी है, उसके हाथ में भी 5 फिंगर्स हैं, लेकिन ओवरलैपिंग करने पे आपको छोटा बड़ा दिखेगा, है ना। आपको मेरा जो हाथ है इसकी फिंगर्स अलग से दिखाई देंगी, उसका हाथ यहाँ पे छोटा सा दिखेगा, बट सिमिलैरिटी है, देखिए एक जैसा है, सेम दिख रहा है, बट साइज में वेरी कर जाता है, सिमिलर फिगर साइज में वेरी कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आपको कि यहाँ पे आपको लिखना कैसे, अगर दो फिगर सिमिलर हैं, है ना, और कॉन्ग्रुएंट है तो उसे हम लिखेंगे कैसे, है ना। कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्ग्रुएंसी, और फिगर्स जब अगर इक्वल हो जाए, इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करने लगे, तो हम कहते हैं उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले ये ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी, इक्वल का निशान, क्योंकि एंगल्स इक्वल है ना, और साइज भी इक्वल है, शेप एंड साइज दोनों एकदम आइडेंटिकल है, तो एक ये भी निशान चलेगा, है ना। ये देखिए, ये जो है ना, ये इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, कोलगेट का ऐड नहीं आता, अरे भाई कोलगेट का ऐड आता है कि नहीं आता है, आपने उसमें देखा बड़ा बेहतरीन सा ये जो ना, ये जो आपका टूथब्रश होता है ना, ये आपका जो टूथब्रश होता है, इसका बहुत बेहतरीन सा वो बनाते हैं ना, पेस्ट, ये वो वाला आइकन है ना, ये वो वाला सिंबल है, तो आपको पेस्ट से ये याद रहेगा बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो डी ई एफ के,
इसको ऐसे लिखा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, ये सिंबल होता है। इसे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना दूं ताकि ये हाईलाइट रहे, आपको नजर ज्यादा आए कि हाँ ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक। अच्छा, अब अगर सिमिलर होगा तो वहां पे क्या होगा, लिखेंगे ऐसे ए बी सी, है ना, और ट्रायंगल डी ई एफ। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना ये चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ शेप में देखने में सिमिलर होगा, इक्वलिटी इसमें नहीं आएगी, इस वजह से ये जो है ऐसा लिखा जाएगा। देख लीजिए दोनों के लिखने के अंदाज में फर्क है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको नोट कर लीजिए आप, इसे नोट कर लेते हैं, तो फिर हम आगे इसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ाते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, नोट कर लीजिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, पार्ट्स, ठीक है, ट्रायंगल्स के अंदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, अगर दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वहां पर आपको क्या करना है, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मैच करके लिखना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप करस्पॉन्डिंग पार्ट मैच नहीं कर पाते हो, तो वहां पर इश्यू ये आने लगता है कि आपका कोई दूसरा एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल आने लगता है, और ऐसा होता है कि कोई दूसरी साइड किसी दूसरी साइड के इक्वल आने लगता है। जबकि आप अगर दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल, ये मिलेगा आपको। तो अगर आप उसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने लगते हैं, है ना, क्या लिखने लगते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने लगते हैं, तो फिर आपको क्या मिलता है वहां पर, आपको क्या नाम है, जितनी भी एंगल्स हैं वो इक्वल मिलेंगे, जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप कैसे लिखेंगे उसे देख लीजिए, है ना। सेम सेम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप अगर सेम सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे तो फिर वो गड़बड़ है ना, वो गड़बड़ है। तो देखिए, दो तरीका है इसको करस्पॉन्डिंग को मैच करने का। पहला तो आप शेप देख के मैच करते हैं, ये ऐसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये आप इसको शेप को देख के मैच करते हैं। शेप में क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, दो चीजें हैं, दो दो मतलब कि दो ट्रायंगल्स हैं जो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें मान के चलिए कि आपका ये जो है, ये 1 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है। अब आप साइड्स को अगर क्या करना चाहते हैं, साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल लिखना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। आपका ए बी है, तो ये इसका मेजरमेंट कितना है, इसका मेजरमेंट आपका क्या है, इक्वल है डी एफ के, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। फिर आपका ए सी है ना, इक्वल है किसके, ई एफ के, तो ये आपके क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। फिर आपका बी सी इक्वल है किसके, बी सी इक्वल है डी ई के। एक बार फिर देख लीजिए, ए सी इक्वल है, देखिए 5 है, ये भी 5 है, तो ए सी इक्वल है ई एफ के, ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। ए बी इक्वल है, ए बी डी एफ के इक्वल है, ए बी डी एफ के इक्वल है, तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। फिर बी सी इक्वल है किसके, बी सी इक्वल है, ये 3 है, ये 3 हो गया, तो डी ई के इक्वल है, डी ई के इक्वल है, ठीक है। ये तो आपका हो गया साइड्स का कॉन्सेप्ट। एक होता है एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी, है ना। तो अब एंगल्स कैसे, अब एंगल्स का मेजरमेंट यहां पे दिया हुआ हो, मान लीजिए ये 60 दिया हो, है ना, ये वाला 60 दिया हो, ये 30 दिया हो, ये वाला 30 दिया हो, है ना, और ये आपका सपोज दैट देखिए 90 दिख नहीं रहा है ना, तो आप इसमें मत जाएगा सर ये तो 90 दिख नहीं रहा, आपने इसे 90 कह दिया, दिखने से नहीं, मैं इसे बोल रहा हूं, तो उसके हिसाब से इसे आप कंसीडर कर सकते थे, 90 हो गया। अच्छा जी, ठीक है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और बाकी चीजें हो गई। अब आप इसके एंगल्स लिखो, ठीक। एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल ई के, ये देखिए सेम मेजरमेंट है, करस्पॉन्डिंग इक्वल माना जाएगा। उसके बाद आप देखिए दूसरा, एंगल बी इक्वल है, ये 60 है, एंगल डी 60 है, ये 30 है, एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, ठीक है। ये हो गए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो हम किससे देख के बनाते हैं, हम इसको देख के बनाते हैं साइड्स के मेजरमेंट से। चलिए, ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, ज्यादा अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपने एक बार साइड्स का करस्पॉन्डिंग मैच कर लिया, तो आप इसका नेमिंग कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट फिर वहां से भी निकलेगा, है ना। एक बार मैं आपको नाम से बताता हूं, देखिए, अगर ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ है ना, तो आप यहां पे करस्पॉन्डिंग कैसे पता लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग का मतलब यह है कि ओवरलैपिंग होनी चाहिए।
तो आप इन दोनों को ओवरलैप करके देखेंगे, ओवरलैप करके देखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये ए इक्वल है डी के, है ना, मतलब के कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर आप इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा, ए डी के ऊपर चढ़ जाएगा, बी ई के ऊपर चढ़ जाएगा, सी एफ के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एंगल लिखोगे आप तो एंगल ए एंगल डी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल बी एंगल ई कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल सी एंगल एफ कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। अगर आप साइड लिखना चाहते हो तो देखो आप ए बी ले लो, ए बी लोगे तो डीई डीई, बीसी बीसी लोगे तो ई एफ, ए बी लोगे देखो ए बी लोगे, सॉरी ए सी लोगे, ए सी लोगे तो डी एफ, ये हो गया करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो आप जो है ट्रायंगल का नाम गिवन हो, है ना, तो उसकी मदद से भी आप करस्पॉन्डिंग पार्ट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, अच्छा अगर आपके पास, है ना, क्या दिया हो, सिर्फ साइड्स का मेजरमेंट दिया हो, आप उसकी मदद से करस्पॉन्डिंग पार्ट पहचान जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि दोनों ट्रायंगल्स का, है ना, नेमिंग कर लीजिए करस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी सी आपने लिखा है, तो आप देखिए ए बी किसके इक्वल आ रहा है, डी एफ के, है ना, तो आप ए बी की जगह यहां पे डी एफ लिखिए, ऐसे डी एफ लिखिए, ए बी डी एफ के इक्वल आ रहा है। ए सी देखिए, ये ए सी ऐसे, इसका मतलब क्या है, ई एफ के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, ई एफ के इक्वल आ रहा है। तो वैसे ये हमने रैंडम लिया है, तो ये एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा कॉरस्पॉन्डिंग। आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए सी, है ना, ए सी आप लेते हो और यहाँ पे आपका बचा है ई, तो यहाँ पर आपका कॉरस्पॉन्डिंग किसके आ रहा है, ई एफ के आ रहा है, ये जो कि एक्यूरेट नहीं बैठ रहा। तो हमने तो साइज के अकॉर्डिंग लिया था, क्वेश्चन में आपका ये एक्यूरेट बैठेगा, है ना, लेकिन मेथड यही है, आप इसी की तरह से इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो मिला सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, आपने इक्वेट किया हुआ है, आप इसी की मदद से इसका नेमिंग करो। जब आप नेमिंग कर लोगे तो यहाँ से एंगल वेंगल जो भी चीजें आपको करस्पॉन्डिंग निकालना है वो आप निकाल लोगे, है ना। तो बहुत सारे लोग करस्पॉन्डिंग मैच नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो गलती कर देते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पे ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना, करस्पॉन्डिंग पे ध्यान रखना है, जिससे ये चीज और आसान हो जाएगी। चलिए, उसके बाद आपने करस्पॉन्डिंग पार्ट पहचानना सीख लिया है, अब आप क्या सीखेंगे, आप सीखेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज, यानी दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कहना चाहते हैं तो आप उसे कैसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, वो क्राइटेरिया आप यहां पे देखेंगे। इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ठीक है, या फिर क्राइटेरियाज कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपको 5 क्राइटेरियाज ऐसे मिलते हैं यहाँ पर, जिसके बिहाफ पे आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा। पहला जो है वो क्या होता है, एंगल एंगल साइड, दूसरा जो होता है साइड एंगल साइड, तीसरा जो होता है वो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, चौथा जो होता है वो साइड साइड साइड, ठीक, और पांचवा जो है वो आपका क्या है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि कहां पर आप कौन सा रूल लगाएंगे। देखिए, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, ऐसे दो ट्रायंगल है, और उन दो ट्रायंगल्स के अंदर, है ना, एक ये एंगल मिल गया आपको, एक ये एंगल मिल गया, इसके इक्वल, ध्यान रखिएगा दो एंगल्स मिल चुके हैं, दो एंगल्स वाले रूल आपके पास कौन कौन से हैं, एक ये है एक ये है, दो एंगल्स वाले रूल है, ध्यान देने की जरूरत है ना, दो एंगल्स वाले रूल आपके पास दो हैं, दो एंगल्स आपको मिल गए। अगर आपको बीच का ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल मिल जाता है, तब तो आपका ये 5th वाला क्राइटेरिया हो जाएगा और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, दो एंगल्स होने चाहिए, बीच में साइड आनी चाहिए, यानी ए एस ए लगेगा और इन दोनों से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका जो ट्रायंगल है वो। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, बट वहां पर साइड जो है वो बीच में नहीं आ रही है, बल्कि साइड जो है वो कहां आ रही है, वो कहीं और आ रही है, साइड बीच से हट के कहीं आ रही है ना, यानी कि आपका मान लीजिए एक ये साइड आ रही है ऐसे, या फिर ये वाली साइड आ गई, यानी कि दोनों एंगल्स के बीच से हट करके साइड कहीं और आ रही है। जब दोनों एंगल्स से हट के साइड बीच में आएगी, तब आपका वो जो ट्रायंगल है दोनों, वो किससे किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, इस वाले मेथड से, है ना, एंगल एंगल साइड से। ठीक,
अच्छा, उसके बाद दो दो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने। यहां आ जाइए, एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं अगर, तो उसमें आपको फिर क्या मिलना है, फिर आपको एक साइड मिल गया, ये एंगल और ये साइड, यानी यानी एक एंगल उसके बीच में साइड, फिर एक और, सॉरी एक साइड साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड, यानी बीच का एंगल अगर मिल जा रहा है दो साइड्स के इक्वलिटी के साथ साथ, तो आपका ये वाला क्राइटेरिया लगेगा और आप क्या कह दोगे कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद आप ये वाला देख लीजिए, अगर आपके पास ऐसा कहीं मिल जाता है कि तीन साइड्स हैं ट्रायंगल की और तीनों आपस में इक्वल है, ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो इस क्राइटेरिया से हम इसे कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं, साइड 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 से। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है, मान लीजिए कि अब मैं ये कहना चाहता हूं ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो मैं यहां पर एक कट लगाऊंगा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, दो कट, यानी कि सेम कट्स वाले, ये आइडेंटिटी है कि यही वाले आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। चलिए, फिर ये थ्री कट्स, यानी ये तीनों ये दोनों साइड्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है मार्क किया जाता है इक्वल पार्ट्स को। उसके बाद एक और है चौथा, आरएचएस। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल जो है वो क्या होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए, हो गया। इसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए, मस्ट है, और इसमें ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इक्वल होना चाहिए, ये भी क्या है, ये भी मस्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए कोई भी एक साइड, चाहे आप ये वाला साइड ले लो इसके इक्वल, या फिर ये वाला साइड ले लो इसके इक्वल, ठीक है, ये वाला साइड इसके इक्वल ले लो, कोई भी एक साइड क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज इतना तो मस्ट है, फिर कोई भी एक साइड आपके दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इक्वल आ जाती है, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और क्राइटेरिया लगेगा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। इतना क्लियर है तो आप इसे नोट कर लीजिए, और यही सारे क्राइटेरियाज यूज होंगे और फिर ये ट्रायंगल जो है क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। एक चीज और यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि सीपीसीटी क्या होता है। व्हाट इज सीपीसीटी, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फुल फॉर्म है इसकी। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें जो मिला था वो क्या मिला था, हमें मिला था ये एक एंगल इक्वल इसके, ये एंगल इक्वल इसके, और ये साइड इसके इक्वल, है ना। तो हमने कह दिया था कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स अब आपस में इक्वल होंगे, है ना। जैसे कि ये मान लीजिए ये एंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल हो जाएंगे। हम बोल देंगे सपोज दैट ये बी है ये सी है, तो हम बोल देंगे एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, और यहाँ पे लिख देते हैं हम सीपी सीटी से। अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो वहां पर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वहां पर हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बोल सकते हैं। जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सारे के सारे पार्ट्स इक्वल बोले जा सकते हैं, ठीक है। और बोला जाए कि ये साइड और ये साइड क्या हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये इक्वल होंगे सीपीसीटी से, है ना। तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा रिकैप हमें करना है लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, इसमें उसका भी कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा सा। तो हम करने वाले हैं रिकैप ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, रिकैप ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, इसका भी यूज होने वाला है इसमें काफी ज्यादा, तो इसे भी आप कर लो। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि दो लाइंस पैरेलल हैं, एक लाइन ट्रांसवर्सल है, ये लाइन एल और लाइन एम, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, और लाइन क्यू एक ट्रांसवर्सल है। यहां पर जो एंगल्स बनते हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहां पर हमारे पास बहुत सारे सेट ऑफ एंगल्स बनते हैं जो कहीं पे इक्वल होते हैं, कहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कहीं पे सप्लीमेंट्री होते हैं। उन्हें हमें यहां पे लेना होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स हैं, उनका सम एंगल ए और एंगल बी है ना। इन एंगल्स का सम क्या है, 180 है। अगर इन दोनों एंगल्स का सम मिला करके क्या है, 180 है, तो ऐसे सेट ऑफ एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। अगर दो एंगल्स का सम मिला करके 90 है, ऐसे सेट ऑफ एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। आगे समझे, चलिए उसके बाद अब आ जाइए आप रिकैप के टॉपिक पे। दो पैरेलल लाइंस के केस में सबसे पहले आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। अभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग होता क्या है। कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं दो ऐसे पार्ट्स को जो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। याद करो ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप अगर करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहेंगे। एंगल अगर ओवरलैप करते हैं तो उसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। ओवरलैप करने का क्या मतलब है भाई, ओवरलैप करने का मतलब ये है कि एक एंगल दूसरे एंगल पर ऐसे चढ़ जाए कि आपको पिछला एंगल बिल्कुल नजर ना आए, यानी कंप्लीटली आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अगर सपोज दैट कि ये क्या है, ये एक थ्रेड से बना हुआ सिस्टम है, तो आप इसको इजीली ऐसे उठा सकते हो। आप इसे ऐसे उठा के लाओ और इस पे रख दो। जब आप इसको पॉइंट्स को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो कौन सा एंगल किसके ऊपर चढ़ेगा, एंगल 2 एंगल 5 के ऊपर चढ़ेगा। ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 एंगल 5 आपस में इक्वल हो गए। ये तो एक पहचान मैंने बताया कि भाई वो थ्रेड का सिस्टम है, आप उसको उठाओ और ला करके दूसरे नीचे वाले पॉइंट्स पे रख दो। ओवरलैपिंग होगी तो मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। अच्छा, दूसरी पहचान क्या होती है, वो ये कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे भी पहचाना जाता है कि देखिए ये एंगल 2 है, एंगल 5 है, दोनों एंगल राइट साइड हैं, ये प्रॉपर्टी शेयर की इन्होंने। दूसरा, एंगल 2 और एंगल 5 दोनों ही एंगल लाइन के ऊपर वाले एंगल हैं। दोनों ही एंगल क्या हैं, लाइन के ऊपर वाले एंगल हैं। तो अगर दोनों ही एंगल लाइन के ऊपर वाले एंगल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। अगर ये चीजें मैच करते हैं तो क्या है, वो कॉरस्पॉन्डिंग है। पहला क्या, जो एंगल जिस प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, सेम प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, अगर दो एंगल्स अगर सेम प्रॉपर्टी शेयर करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसे एंगल 2 की प्रॉपर्टी क्या है, ये राइट साइड में है और लाइन के ऊपर वाला है। सेम प्रॉपर्टी एंगल 5 भी शेयर करता है, राइट साइड वाला है, ऊपर वाला है, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल 5 और एंगल 3 की बात करें अगर, तो एंगल 5 ऊपर वाला है, लेकिन एंगल 3 जो है वो नीचे वाला है। तो दोनों राइट साइड वाले, लेकिन एक एंगल जो है वो क्या है, ऊपर वाला है, एक एंगल नीचे वाला। सेम प्रॉपर्टी तो शेयर किया नहीं, इसलिए ये जो है क्या होंगे, नॉन कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं कह सकते। तो आप अच्छे से समझ चुके हो। चलो मैं अब लिख देता हूं। तो एंगल 1 एंगल 6 के, एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 3 एंगल 7 के। ठीक है जी, ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर आता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, देखो ऑल्टरनेट का मतलब ही ये है कि इसकी जगह कुछ और है ना, इसके अलावा दूसरा। ऑल्टरनेट का मतलब ये भी हुआ कि कई बार ऐसा होता है ना, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आप जो है जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आपके पास जैसे सपोज एक क्वेश्चन में एक ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा, पांचवा, छठा, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो आप क्या करो, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करो। ऑल्टरनेट क्वेश्चन का मतलब क्या हो, एक करो दूसरा छोड़ देना, तीसरा करो चौथा छोड़ देना, पांचवा करो छठा छोड़ देना। ये क्या होगा, ये ऑल्टरनेट्स हो गए। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी एक एंगल आपको पिक करना है, दूसरा छोड़ देना है। लेकिन यहां पे दो तरह के ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। एक होता है इंटीरियर, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? अगर अगर इन दोनों लाइन को देखा जाए, इनके अंदर अंदर में जितने भी एंगल्स हैं वो क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और इसके बाहर में जितने भी आएंगे वो एक्सटीरियर एंगल हैं। तो उन्हें हम मतलब उसमें हमें सर्च करना पड़ेगा कि ये ऑल्टरनेट है कि नहीं। बट अभी मैं क्या बता रहा हूं, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का मतलब लाइन के अंदर में, एक्सटीरियर एंगल लाइन के बाहर में। इंटीरियर एंगल लाइन के अंदर में, एक्सटीरियर एंगल लाइन के बाहर में। ठीक है जी, चलो ये हो गया क्लियर। अब इसको पहचानना कैसे? देखो, आपका एक एंगल अगर 4 है, आपने 4 उठा लिया, अब आप चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपको एक एंगल छोड़ना है। आप क्लॉकवाइज जाते हो, ऐसे जाते हो, तो थर्ड को छोड़ोगे तो फिफ्थ को पहुंचोगे। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 4 और एंगल 5 है ना, देखो ये है ना, ये क्या हो गए? ये ऑल्टरनेट हो गए। ठीक, उसके बाद अगर आप 4 पे ही हो, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, तो भी आप 6 को छोड़ोगे, 5 को। आपको इंटीरियर में ही रहना है। कभी आप सोचोगे सर ये वाला 8 की तरफ क्यों नहीं गए, 5 ही की तरफ क्यों गए? 5 की तरफ ही जाएंगे। इंटीरियर चाहिए हमें, एक्सटीरियर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से तब भी हम 5 पे पहुंचेंगे, यानी एंगल 4 का एंगल 5 इंटीरियर है और इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, एंगल 3 का क्या हो जाएगा? एंगल 3 का एंगल 6 हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट से। और दूसरी पहचान ये भी है ऑल्टरनेट की कि ये क्या बनाते हैं? ये जेड बनाते हैं। देखो जेड कैसे बना रहे हैं, ये देखो, ये है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये 4 एंगल, ये 5 एंगल, जेड बनाए इन्होंने कि नहीं? तो जब जेड बनाएंगे तो जेड बनाने वाले एंगल्स भी ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। अच्छा, एक पहचान और बता देता हूं, बहुत सारी पहचान बता दूंगा, इतनी पहचान बता दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपको इसे पूरा देखना होगा। अच्छा, दूसरी पहचान क्या है? देखो, ये 4 है एंड ये 5 है, ये दोनों आपस में क्या है? ऑल्टरनेट है। ठीक है, ये क्या है? 3, ये क्या है? 6, ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट है। कुछ नजर आ रहा है? एक्स बना नहीं बना? तो जब एक्स बना दें तो उस वक्त ये एंगल्स आपस में क्या होते हैं? ऑल्टरनेट होते हैं। एक्स बनाने वाले एंगल्स जो है आपस में क्या होते हैं? ऑल्टरनेट होते हैं। चलिए जी, अब ऐसी अगर आप बाहर वाले एंगल्स की बात करो तो एंगल 1, एंगल 7, ये दोनों एक साथ जाएंगे, एंगल 2, एंगल 8 एक साथ जाएंगे तो ये एक्स बनाएंगे। तो यहां पर आपका एंगल 1, एंगल 7 और एंगल 2, एंगल 8 ये आपस में क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए हैं। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बाकी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद आगे देखिए, ये यहां पर हमारे पास और एंगल्स क्या है? एक एंगल 4 है और एक एंगल एंड एंगल 6 है। ये एंगल्स एक साथ है ना देखे जाए तो ये क्या है? देखिए, ये क्यू एक ट्रांसवर्सल है और इसके एक ही साइड में दो एंगल्स पाए जा रहे हैं। तो एंगल 4 एंड एंगल 6, इन्हें क्या कहते हैं? आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। ये क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके सेम साइड में, लेकिन सेम साइड में तो 1 भी है 8 भी है, उसे नहीं माना जाएगा। सिर्फ एंगल 4 और एंगल 6 यानी इंटीरियर एंगल ही को माना जाता है ये, है ना। क्या कहा जाएगा? एंगल 4 एंड एंगल 6 आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। फिर से देखिए, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके अंदर अंदर के एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाले वो क्या होंगे? वो होंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये क्या होते हैं? ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एक सेट आपको इधर मिल गया, दूसरा सेट आपको इधर से मिल जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये हो गया कंप्लीट। ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में बनने वाले एंगल्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, जैसे ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ऐसे, ये एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 4 एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 आपस में इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 8 एंगल 5 आपस में इक्वल है, एंगल 6 एंगल 7 आपस में इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और भी यहाँ पे एंगल्स का सेट बनता है, जैसे कि एंगल 1 एंगल 3, सॉरी एंगल 1 एंगल 2। ये एंगल्स कौन से हैं? ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, और जी ये है तुम्हारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, क्यों?
इन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर। यानी एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स, एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं लीनियर पेयर, जो कि 180 बनाते हैं, है ना। एक स्ट्रेट लाइन बना देते तो एंगल 1 एंगल 2 लीनियर पेयर, एंगल 1 एंगल 4 लीनियर पेयर, ऐसे भी देखो गया एंगल 4 एंगल 3 लीनियर पेयर, एंगल 3 एंगल 2 लीनियर पेयर, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे एंगल्स बनते हैं, है ना, जो एक लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ना चाहिए। और इनका इस्तेमाल करके आप इतने सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिए हैं, पूरी कोशिश की है कि इजी तरीके से आपको बता दिया जाए, आपको समझा दिया जाए। अब आप इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ट्रायंगल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे। और आप अकेले नहीं करने वाले हो, ये मैं आपके साथ जो है ना शेयर करने वाला हूँ, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ना, कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसलिए अगर पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसी तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे, आपको हेल्प होगी आपकी स्टडीज के अंदर। और बहुत जल्दी जो है हम कुछ ऐसा सिस्टम भी बना सकते हैं कि जिससे आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है लेक्चर सुनने में, आपको फिर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं बीच में कोई डाउट आ गया, तो आप कम्युनिकेट भी कर सकें, ऐसा हम आगे जाके कोशिश करेंगे कि बनाएं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप उससे पहले सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे वापस से वीडियो में जाकर के रिवाइंड करके देख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।